हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बिहार जीके, जिसमें ईवीएस, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के क्वेश्चन हैं और डिटेल में देखेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा, यही कहेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है यमुना। राइट आंसर क्या होगा? बिहार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा नदी बिहार से होकर गुजरती है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है? तो क्वेश्चन बन सकता है बक्सर। क्या? बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ? बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। और जो है ये क्या, सारण, सारण व भोजपुर, सारण व भोजपुर के मध्य सीमा बनाती है। क्या? किसके मध्य सीमा बनाती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारण, सारण व भोजपुर के मध्य सीमा बनाती है। गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछे तो कुल लंबाई है 2525 और बिहार में इसकी लंबाई है, यानी बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, 445 किमी। बिहार में इसकी लंबाई 445 किमी है। और ये जो है वृक्षाकार, इसका प्रवाह कैसा है? प्रतिकूल वृक्षाकार है। गंगा नदी का प्रवाह जो है वो प्रतिकूल वृक्षाकार है। क्वेश्चन बन सकता है इसका प्रवाह कैसा है? प्रतिकूल वृक्षाकार है। तो कोई सा भी क्वेश्चन बने प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है केन, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, 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 कौशितकी, एतरेक, कहां से लिया गया है? सत्यमेव किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन बी है चंबल। राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? महानदी। और कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है? कौन सा परियोजना है? क्वेश्चन बन सकता है। तो नागार्जुन सागर। कौन सा? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये किस पे बना है? तो कृष्णा नदी पर। कहाँ? आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर बना है। और जो है कृष्णा नदी पर एक और पूछा जाता है, बबली, बबली बांध कहाँ बना है? बबली बांध, तो ये भी है कृष्णा नदी पर बना है। ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र। बबली बांध ये महाराष्ट्र में है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्या है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना है कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी पर बबली बांध बना है जो महाराष्ट्र में है। और हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ये याद रखिएगा। और जान लेते हैं हीराकुंड परियोजना किसके लिए बनाया गया है? तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ है? ओडिशा में महानदी पर बना है। क्या? हीराकुंड परियोजना कहाँ बना है? ये ओडिशा में। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, याद रखिएगा। यह जो है हीराकुंड परियोजना, यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना है, यानी सबसे लंबा मिट्टी का बांध है हीराकुंड परियोजना। महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। जो महानदी है ये सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। महानदी रायपुर के पास धमरती जिले से, धमरती जिले में स्थित सिहावा नामक, धमरती जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारादीप बंदरगाह महानदी के कहाँ है? महानदी के मुहाने पर है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो रायपुर के पास धमरती जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से महानदी निकलती है। और सबसे लंबी नदी है ओडिशा की महानदी। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है क्या? हीराकुंड परियोजना। और हीराकुंड परियोजना किस पे बना है? महानदी पर बना है। किस लिए? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? जयप्रकाश नारायण का, कर्पूरी ठाकुर का, रामधारी सिंह दिनकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राइट आंसर क्या होगा? बिहार में किसका जन्म हुआ है 1902 में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है। देखते हैं आगे इनके बारे में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1900 क्या 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से क्या जेपी या लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जेपी या लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। वह भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी, राजनीतिक नेता है। कौन? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक हैं जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन बनता है भारत छोड़ो आंदोलन के नायक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है।
क्या है, नायक के रूप में इनको जाना जाता है। जेपी नारायण को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए, क्या है, करने के लिए भी जाना जाता है। जेपी नारायण को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध किसने किया, तो जेपी नारायण ने। ये भी याद रखिएगा, जेपी नारायण को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता उनसे छीन ली गई थी और उन्होंने क्या क्या कहा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है का नारा दिया था। कौन, जेपी नारायण। 1948 में क्या है ये, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व भी किए और बाद में गांधीवादी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी बनाई। इनके बारे में ये कीवर्ड जरूर याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ था, बिहार में हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। इनको जेपी या लोकनायक के रूप में जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे प्रमुख है, क्या है, सबसे अधिक प्रमुख है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है ओजोन। शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में इसकी उच्चतम सांद्रता होती है। यह एक क्या है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो गैसोलीन यानी लकड़ी, प्रोपेन, चारकोल या अन्य ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। ये याद रखिएगा, लकड़ी, प्रोपेन, चारकोल या अन्य ईंधन के जलाने से यह उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु एक ट्रिपल यानी तिगुना बांड से जुड़ा होता है। यह गंध नहीं करता, बिल्कुल यह गंध नहीं करता। जैसे होता है ना, जो हीटर वगैरह जला के घरों में सोते हैं, ये होता है कि सोते सोते उनकी मृत्यु हो गई, क्यों, घुटने से, दम घुटने से, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घुटने से मौत हो जाती है, जबकि कोई गंध नहीं देती है। तो जो है कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन परमाणु का एक अणु होता है, इससे मिलकर यह बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित, जिसे अनिवार्य शिक्षा कहते हैं, अनिवार्य शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44 या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर क्या है, सभी के लिए शिक्षा यानी सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 45 है। 21 ए के ये जो है सफल नहीं हुआ, अनुच्छेद 45 जब सफल नहीं हुआ तो इसी के आधार पर 21 ए जोड़ा गया, जो अनिवार्य शिक्षा यानी सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान लेकर आया। 21 ए के तहत इसे जोड़ा गया। इसके बारे में आगे देखते हैं। जो क्या है अनुच्छेद 45, ये सभी के लिए शिक्षा संबंधित है। भारत के संविधान या अनुच्छेद 45 के तहत जो है 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है, लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। जो अनुच्छेद 45 के तहत जोड़ा गया 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यह जो है लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसके, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, तो याद रखिएगा 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 45 इसके दायरे में 6 साल से यानी कम उम्र बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान में शामिल हो गया। जो छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, उनके लिए यह जो है प्रावधान अनुच्छेद 45 उनके दायरे में आ गया और इसके अनुसार यानी 21 ए के अनुसार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। कर्णम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये तो आप सबको पता होगा, सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है भारोत्तोलक, ऑप्शन सी है कुश्ती, ऑप्शन डी है खो खो। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलक। ये कौन सा पदक पाई थी, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीमोलॉजी डॉट डॉट का विज्ञान है, जीमोलॉजी विज्ञान है धातु का, झील का, वन का, रत्न का। जीमोलॉजी किसका विज्ञान है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रत्न का। जीमोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो रत्न का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कीवर्ड। जीमोलॉजी रत्नों का विज्ञान है। जीमोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले को क्या कहते हैं, जीमोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, जीमोलॉजिस्ट कहा जाता है। धातु कर्म धातुओं का अध्ययन है, क्या है ये, धातु कर्म धातुओं का अध्ययन है। लिम्बनोलॉजी झीलों का अध्ययन है, लिम्बनोलॉजी जो है, लिम्बनोलॉजी ये झीलों का अध्ययन है। वानिकी कला विज्ञान और वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी प्रबंधन करने का अभ्यास है। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। जीवाणु के अध्ययन को क्या किस नाम से जाना जाता है, जीवाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रत्नों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीमोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक कहाँ स्थित है, राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक कहाँ स्थित है, ईटानगर, बसरा, नई दिल्ली, झांसी। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर। राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक कहाँ स्थित है, ईटानगर में। चलिए कुछ कीवर्ड देखते हैं। राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक ईटानगर में स्थित है।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में स्थित है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में स्थित है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में स्थित है। और SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चेन्नई में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ये तीनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा मत, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक ईटानगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। किसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने क्या है किस देश के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट में पदार्पण किए हैं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के खिलाफ। इनके बारे में जान लेते हैं क्यों। पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किए। सचिन तेंदुलकर 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट के दृष्टि से। सचिन तेंदुलकर 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। किसके खिलाफ 100वां शतक लगाए थे? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और सचिन तेंदुलकर ने 1989 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया। सचिन तेंदुलकर ने अपने 79वें वनडे मैच में अपना पहला वनडे शतक लगाया। तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया था और 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर क्या दर्शाया जाता है? चंद्रमा के चरण, सूर्य की स्थिति, पृथ्वी का अक्षांश, इनमें से सभी। वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर क्या दर्शाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा के चरण दर्शाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। चंद्रमा के चरण को वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर दर्शाया जाता है। चंद्रमा जो है हर, ये क्वेश्चन बन सकता है 27.32, मतलब इतने दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा जो है वो 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा के 8 चरण होते हैं जिनसे होकर चंद्रमा गुजरती है। अमावस्या, नया अर्धचंद्र, पहली तिमाह, और क्या है, वैक्सिंग गिबम चंद्रमा पूर्णिमा, और वानिंग गिबम अंतिम तिमाही। ये जो है 8 चरण है, 8 चरण से होकर चंद्रमा गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चौथा सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है? क्या है क्वेश्चन? चौथा सबसे व्यापक रूप में उगाया जाने वाला फल है। ऑप्शन ए है अंगूर, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है अमरूद। राइट आंसर क्या है इसका? चौथा सबसे व्यापक रूप में उगाया जाने वाला फल कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। अमरूद जो है ये चौथा फल है जो व्यापक रूप में उगाया जाता है, और पहले नंबर पर आम है, ये जो है फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर आम उगाया जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आम उगाया जाता है, और भारत में तो आम प्रथम स्थान पर है। आम इतना खाया जाता है भारत में, और सबसे अधिक मात्रा में आम जो है वो भारत में उगाया जाता है। फर्स्ट है आम, और चौथे स्थान पर है व्यापक रूप में उगाया जाने वाला अमरूद। चलिए इसके बारे में कुछ कीवर्ड जान लेते हैं। अमरूद भारत में चौथा सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है, जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 0.15 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें जो है 1.80 मिलियन टन फल का उत्पादन होता है। भारत अमरूद में सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत जो है अमरूद में सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसका कुल विश्व का 41% हिस्सा था। अमरूद जो है, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जो है अमरूद उगाया जाता है। अमरूद उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट पे है अपना उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश ये जो है किस पे है? सेकंड पे है मध्य प्रदेश, और थर्ड पे है क्या? बिहार। थर्ड पे है बिहार, फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, और सेकंड पे है मध्य प्रदेश अमरूद उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली चमक है क्या? भूदीप्ति। ऑप्शन बी है चांदनी, ऑप्शन सी है पराबैंगनी प्रकाश, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली चमक क्या है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूदीप्ति। इनके बारे में कुछ कीवर्ड जान लेते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की वजह से होने वाली चमक क्या कहलाती है? भूदीप्ति कहलाती है। पराबैंगनी क्या है? यूवी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। ये क्या है? पराबैंगनी यूवी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। पराबैंगनी भी तरंग दैर्घ्य 10 nm से 400 nm तक होता है। यह जो है अवरक्त किरणों के प्रकार की उज्ज्वल ऊर्जा है, जो मानव आंखों के लिए क्या होती है? अदृश्य होती है। अवरक्त विकिरण आवृत्तियों के परास लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक होता है।
चंद्रमा पर पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की वजह से होने वाली चमक को हम क्या कहते हैं? भूदीप्ति कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा, इंग्लैंड द्वारा, फ्रांस द्वारा, जापान द्वारा? क्या होगा राइट आंसर? किसके द्वारा दिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया गया। किस राज्य द्वारा, किस देश द्वारा दिया गया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस द्वारा दिया गया। दोस्ती के रूप में, किसके रूप में? दोस्ती के प्रतीक के रूप में इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया, फ्रांस द्वारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। कब दिया गया? तो 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति, फ्रांस दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार के रूप में दिया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांसीसी लोगों ने इनको उपहार में दिया था। कब दिया था? 1886 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्दी ने मूर्ति का निर्माण किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया और ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर अमेरिकियों द्वारा डिजाइन किया गया और ये मूर्तिलत पर स्थापित किया गया। ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में छोटे द्वीप को अब लिबर्टी द्वीप के रूप में जाना जाता है। क्या? ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में छोटे द्वीप को अब लिबर्टी द्वीप के रूप में जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए दिया गया, कौन दिया, ये सब याद रखिएगा। अमेरिका की क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्ती के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी लोगों ने इनको उपहार में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेगाटा से संबंधित है, रेगाटा से संबंधित है तैराकी, टेबल टेनिस, रोइंग, पोलो। क्या संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोइंग। रेगाटा क्या है? ये जो है एक नौका दौड़ है। क्या है? नौका दौड़। यह एक नौका दौड़ है। आगे देखते हैं इनके बारे में। रेगाटा क्या है? रेगाटा एक नौका दौड़ के अलावा कुछ नहीं है। नाव के साथ कोई भी दौड़ हो उसे रोइंग बोर्ड, मोटर बोर्ड या पैडल बोर्ड इत्यादि को क्या कहते हैं? रोइंग किया जाता है। इसे रेगाटा भी कहा जाता है। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा, रेगाटा खेल से जुड़ी एक ट्रॉफी भी है। ये क्या है? रेगाटा, रेगाटा एक जो है नौका दौड़ है। चाहे वो रोइंग बोर्ड हो या मोटर बोर्ड हो या पैडल बोर्ड हो, सबको रोइंग किया जाता है। इससे ही क्या कहा जाता है? रेगाटा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें। फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जमना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? कौन सा विषम है? राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। फल का पकना, फल एक बार पक जाएगा तो क्या वो दोबारा से, जैसे वो कच्चा हो सकता है, बिना पका हो सकता है? नहीं ना, एक बार पक जाएगा तो वो पक ही जाएगा, दोबारा से वो परिवर्तित नहीं हो सकता। सीमेंट जम जाएगा, इसके जो अणु होते हैं पास पास आ जाते हैं जब पानी और सीमेंट मिलता है, तो क्या फिर से वो सीमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। कोयला एक बार जल जाएगा तो उसे क्या बचेगी? सिर्फ राख बचेगी, तो दोबारा से कोयला नहीं बन सकता। तो क्या है? विषम को ज्ञात करिए, विषम कोई नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तीक्ष्ण मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? किस ओर झुकेंगे? किस ओर झुकेंगे? दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे या बाईं ओर झुकेंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तीक्ष्ण मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? किस ओर झुकेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर झुकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? एक्सरे, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। ये बीटा का प्रतीक चिन्ह है। बीटा कण एक जो है माइनस होता है और एक बीटा जो है वो प्लस होता है। ऋणात्मक कण ये दोनों में होता है, यानी बीटा कण ये क्या है? ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण पर। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें से आप लोग ये डिटेल देखे हैं तो 40 या 45 क्वेश्चन समथिंग बन रहे हैं टोटल। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से रिलेटेड हैं। जितने भी क्वेश्चन वहां से बने हुए हैं उसी से संबंधित आज के सेशन में सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। इवन जितने भी सेशन हो रहे हैं बिहार से, यानी बिहार जीके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो आज यही इन करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार चेकआउट जरूर करिए। वहां पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो बिहार टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा हुआ है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करिएगा और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। यही इन करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।